बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि बारी ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं डिस्कशन के लिए सेकंड फेज के टेस्ट सेशन में। आज पहला टेस्ट है जो कि हमारी डिस्कशन का मौजू है। 10th क्लास और फर्स्ट हाफ सिलेबस है आज के टेस्ट का। आइए शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आगाज करते हैं डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव टाइप से। ऑब्जेक्टिव टाइप में एमसीक्यूज होते हैं और हमें मालूम है 12 एमसीक्यूज और उनके आंसर्स हमने तलाश करने हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स कैन अकर थ्रू। पौधों के अंदर गैसों का तबादला किस जरिए से होता है? वो कौन से पार्ट्स हैं जो गैसों के तबादले में मददगार हैं? आइए ऑप्शंस को देखते हैं। स्टोमेटा, लेंटिसल, क्यूटिकल, ऑल ऑफ दीज। यहां पर जो ऑप्शंस दी गई हैं ए, बी और सी, ये तीनों दुरुस्त ऑप्शन हैं, तो यहां पे आप टिक करेंगे ऑल ऑफ दीज को। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज द गैसियस एक्सचेंज अकर इन ह्यूमन। इंसानों के अंदर गैसों का तबादला कहां पर होता है? आइए तलाश करते हैं ऑप्शंस में। फेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वेलाई। दुरुस्त जवाब है डी ऑप्शन में एल्वेलाई। वो जगह है इंसानी फेफड़ों में कि जहां गैसों का तबादला होता है। क्वेश्चन नंबर 3, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इंस्पायर्ड एयर इज। इंसानी जिस्म में आने वाली हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? आइए ऑप्शंस को देखते हैं। 16%, 0.04%, 4% या नन ऑफ दीज। यहां पर जो दुरुस्त जवाब है वो है 0.04%। आप टिक करेंगे ऑप्शन बी पे। क्वेश्चन नंबर 4, सम वायरल इन्फ्लुएंजा वायरस एंड फंगल इन्फेक्शंस मे आल्सो लीड टू। कुछ वायरस और फंजाई की वजह से होने वाले इन्फेक्शंस नतीजा बनते हैं, पेशखेमा साबित होते हैं। किसका? आइए ऑप्शंस में देखते हैं। एस्दमा, नमूनिया, लंग कैंसर, एम्फिसीमा। दुरुस्त जवाब है नमूनिया और आपने टिक करना है बी ऑप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स अबाउट। जब हम खाना खाते हैं ऐसी खुराक के जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा हैं, तो उसके नतीजे के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। कहां पर मेंटेन रहता है? किस सतह पर बरकरार रहता है? आइए ऑप्शंस में देखते हैं। 1 ग्राम पर लीटर, 2 ग्राम पर लीटर, 3 ग्राम पर लीटर या 4 ग्राम पर लीटर। यहां पर दुरुस्त जवाब है ए ऑप्शन। आपने टिक करना है 1 ग्राम पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 6, कैल्शियम ऑक्सलेट इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ। कैल्शियम ऑक्सलेट क्या है? यह मेटाबॉलिक वेस्ट की एक एग्जांपल है। ये पौधों के अंदर इकट्ठा हो जाता है। किन पौधों में इकट्ठा होता है? आइए ऑप्शंस में देखते हैं। पाइन्स, टोमेटो, रबर, कीकर। यहां पर दुरुस्त जवाब है बी ऑप्शन, टोमेटो। ये पौधा है टमाटर का कि जिसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल स्टेम में इकट्ठे हो जाते हैं, हार्मलेस फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं। ये उनके मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाते हैं। आपने टिक करना है बी ऑप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 7, विच अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। वो कौन सी चीज है, वो कौन सा ज्वाइंट है जो हर डायरेक्शन में, हर सिमत में नकलो हरकत की इजाजत देता है, मूवमेंट अलाउ करता है? आइए ऑप्शंस को देखते हैं। शोल्डर एंड नी ज्वाइंट, हिप एंड एल्बो ज्वाइंट, हिप एंड शोल्डर ज्वाइंट, एल्बो एंड नी ज्वाइंट। यहां पर जो दुरुस्त जवाब है वो सी ऑप्शन है, जिसमें लिखा गया है हिप एंड शोल्डर ज्वाइंट। ये दो एग्जाम्पल्स हैं ऐसे ज्वाइंट्स की जो फ्रीली मूवमेंट अलाउ करते हैं। इन्हें हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द टिपिकल वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय एन एवरेज एडल्ट पर डे इज। एक बालिग इंसान में औसतन रोजाना कितना पेशाब पैदा किया जाता है, खारिज किया जाता है? आइए ऑप्शंस को देखते हैं और सही जवाब का इंतखाब करते हैं। 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर या 1.4 लीटर। दुरुस्त जवाब है डी ऑप्शन में। आप टिक करेंगे 1.4 लीटर को। क्वेश्चन नंबर 9, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय। वो जानदार जो एक सेल पे मुश्तमिल हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन किस जरिए से होती है? आइए ऑप्शंस में देखते हैं। नर्व्स, केमिकल्स, ब्रेन, ब्रेन एंड नर्व्स। दुरुस्त जवाब है केमिकल्स, यानी इनमें केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है। आपने बी पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 10, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोरब्रेन दैट कंट्रोल्स स्केलेटल मसल्स, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस। फोरब्रेन का वो सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है जो कंट्रोल करता है आपके स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को, आपके सोचने को, आपकी जहानत को और आपके जज्बात को? ऑप्शंस में देखिए, सेरिबेलम, सेरिब्रम,
हाइपोथैलेमस और थैलेमस की ऑप्शन दी गई हैं। यहां पर एक टेक्निकल तरीका है इस एमसीक्यू के राइट ऑप्शन को टिक करने का, सर्च आउट करने का, तलाश करने का, और वो क्या है देखिए, जरा एनालाइज कीजिए। सेरिब्रम की बात की जाए तो ये फोरब्रेन का हिस्सा है। इसी तरह हाइपोथैलेमस और थैलेमस ये भी फोरब्रेन के पार्ट हैं। आपको फोरब्रेन के तीनों पार्ट्स के नाम दिए गए हैं, आपने उनमें से फोरब्रेन के उस पार्ट को सिलेक्ट करना है जो लार्जेस्ट पार्ट है, जो सबसे बड़ा पार्ट है, और ऑब्वियसली वो सेरिब्रम है, इसलिए आपने बी ऑप्शन पे टिक करना है। ए ऑप्शन तो नहीं हो सकती क्योंकि वो हैंड ब्रेन का पार्ट है, जबकि बी, सी एंड डी ऑप्शन फोरब्रेन से ताल्लुक रखती हैं, और उसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो लार्जेस्ट पार्ट वाली सेरिब्रम की है। क्वेश्चन नंबर 10, पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली या उसकी तरफ आने वाली नर्व्स के पेयर्स की तादाद क्या है? आइए ऑप्शंस में तलाश करते हैं। 2, 33, 31 एंड 12। यहां पर दुरुस्त ऑप्शन है सी ऑप्शन। 31 जोड़े हैं स्पाइनल नर्व्स के जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आते हैं या स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मैच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड। जो मैच्योर बोन सेल्स हैं उनको क्या कहा जाता है? आइए ऑप्शंस को देखते हैं। कॉन्ड्रोसाइट, ऑस्टियोसाइट, कार्टिलेज, फिब्रस कार्टिलेज। यहां पर दुरुस्त जवाब है बी ऑप्शन में, ऑस्टियोसाइट्स आर कॉल्ड मैच्योर बोन सेल्स। ये हम डिस्कस कर चुके चैप्टर नंबर 13 में। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे एमसीक्यूज और उनके दुरुस्त जवाबात। आइए अब हम मूव करते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। सब्जेक्टिव पोर्शन की बात की जाए, इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा शॉर्ट क्वेश्चंस का है, जबकि दूसरा हिस्सा लॉन्ग क्वेश्चंस का है। 15 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं, सब्जेक्टिव टाइप के लिए 1 घंटा और 45 मिनट का वक्त दिया जाता है, मुयस्सर होता है। इस वक्त के अंदर आपने शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से, जिसके 3 पार्ट्स हैं। आगाज करते हैं पहले पार्ट से। सब्जेक्टिव टाइप पोर्शन में जो पहला सवाल है यानी क्वेश्चन नंबर 2 और उसका फर्स्ट पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। 2 टर्मिनोलॉजीज हैं, दोनों में फर्क पूछा गया है। सवाल चैप्टर नंबर 10 से है, यानी आपकी टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर है, और दोनों की डेफिनेशन हम चैप्टर के आगाज में डिस्कस कर चुके हैं। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन ये 2 टर्मिनोलॉजीज हैं। चूंकि डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, आपने टेबल बनाना है, आपने दरमियान में लाइन ड्रॉ करनी है, आपने पॉइंट्स बनाने हैं, हेडिंग्स के साथ आपने इसके फर्क को वाजे करना है। अब पहला पॉइंट डेफिनेशन का दे सकते हैं। डेफिनेशन के अंदर आप दोनों की डेफिनेशन को मेंशन कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में आप प्रोसेस की हेडिंग दे सकते हैं, और प्रोसेस में आप लिख सकते हैं रेस्पिरेशन इन्वॉल्व मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। इसी तरह से आप लिख सकते हैं ब्रीथिंग में ये मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स किसको कहते हैं? सवाल चैप्टर नंबर 10 ही से लिया गया है। एयर पैसेज वे में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग ये टॉपिक पढ़ चुके हो। हमारे जिस्म के अंदर खुराक की नाली सांस की नाली से जब अलग होती है, सांस की नाली का पहला हिस्सा लैरिंक्स है, जिसका फ्लोर ग्लोटिस है। ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस का ढक्कन होता है। हम डिस्कस कर चुके हैं लैरिंक्स के अंदर बारीक फिब्रस बैंड्स होते हैं, जिनकी वाइब्रेशन से आवाज पैदा होती है। इनको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। सवाल में पूछा गया है वोकल कॉर्ड्स के बारे में, तो आप यहां पर डेफिनेशन लिखेंगे लैरिंक्स की। आप यहां पे बताएंगे इसके अंदर फिब्रस बैंड्स होते हैं, जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। इनकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट इन एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो इससे पहले हमने डिस्कस किया, इसमें भी आप 2 पॉइंट्स बना सकते हैं। डेफिनेशन का पॉइंट बना सकते हैं और फंक्शन का पॉइंट बना सकते हैं। जहां तक ताल्लुक है तीसरे सवाल का, इसमें पूछा गया है डिफरेंस के हवाले से, और ब्रोंकाइटिस की 2 एग्जाम है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चूंकि डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, आप टेबल बनाओगे। जब टेबल बना लेंगे तो टेबल बनाने के बाद आप पॉइंट्स देंगे, पॉइंट्स के साथ डिफरेंस को वाज़ेह करेंगे। एक्यूट और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में फर्क को वाज़ेह करेंगे और आप 2 पॉइंट्स बना सकते हैं। पहले पॉइंट में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन। दूसरे पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस 2 हफ्तों तक बाकी रहता है, इसके असरात 2 हफ्तों तक रहते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। जबकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात की जाए, इसके असरात देर पा होते हैं, लंबे अरसे तक रहते हैं फिर खत्म होते हैं। तो आप इस तरह पॉइंट्स की सूरत में इस फर्क को वाज़ेह कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एस्थमा, गिव इट्स कॉजेस।
दमा किसको कहा जाता है, इसकी वजूहात बताइए। सवाल में दो चीजें मतलूब हैं, दो चीजें पूछी गई हैं, आपने 2 पॉइंट्स बनाने हैं। आपने एस्दमा की हेडिंग के साथ उसकी डेफिनेशन लिखनी है, कॉजेस की हेडिंग के साथ आपने इसकी वजूहात लिखनी है। आप एस्दमा में लिख सकते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ एयरवेज। इसी तरह से कॉजेस में आप लिख सकते हैं डस्ट, स्मोक, परफ्यूम एंड पोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज निकोटीन। सवाल बॉक्स में से लिया गया है, चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज वाला चैप्टर है और निकोटीन से मुताल्लिक पूछा गया है। निकोटीन क्या है, आइए इसके जवाब को डिस्कस कर लेते हैं। निकोटीन में आप 2 हेडिंग्स बना सकते हैं, निकोटीन की हेडिंग और इफेक्ट्स की हेडिंग। निकोटीन में आप लिख सकते हैं इट इज अ पावरफुल पॉइजन एंड वाज वाइडली यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड इन द पास्ट। ये एक ताकतवर जहर है जो कि माजी में इस्तेमाल होता रहा है हशरात को मारने के लिए। आगे दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में आप इसके इफेक्ट्स लिख सकते हैं कि जब इसको तंबाकू नोशी के साथ एक नशा करने वाला शख्स इस्तेमाल करता है, आर्टरीज की बीमारियां पैदा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई द ब्लड बिकम विस्कस ड्यू टू स्मोकिंग। तंबाकू नोशी की वजह से खून गाढ़ा क्यों हो जाता है। सवाल चैप्टर नंबर 10 ही से लिया गया है और बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग टॉपिक है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो लोग जो तंबाकू नोशी करते हैं उनका खून गाढ़ा हो जाता है। वजह क्या है, ब्लड में प्लेटलेट्स की तादाद ज्यादा हो जाती है। आप इसका मुख्तसर सा जवाब लिखकर मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन थर्मो रेगुलेशन। सवाल चैप्टर 11 से है जो कि होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर है। चैप्टर के बिल्कुल फर्स्ट पेज पे हम डिस्कस कर चुके हैं ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ये होम्योस्टेसिस की 3 इकसाम हैं। यहां पर चूंकि थर्मो रेगुलेशन का पूछा गया है, आप थर्मो रेगुलेशन की हेडिंग के साथ डेफिनेशन लिखेंगे और आप इसकी एग्जाम्पल के साथ मिसाल को वाज़ेह करेंगे। आप लिख सकते हैं हमारे जिस्म का इंटरनल टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई ट्रांसपायरेशन डज नॉट टेक प्लेस एट नाइट। रात के वक्त ट्रांसपायरेशन का अमल क्यों नहीं होता। माय डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन होम्योस्टेसिस से लिया गया है, प्लांट्स वाले टॉपिक से लिया गया है। बेसिक कंसेप्ट ये है कि दिन के वक्त जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, पानी बुखारात की सूरत में बाहर निकलता है और पानी का बुखारात की सूरत में पौधों के पत्तों से खारिज होना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। लेकिन अगर हम रात की बात करें, रात को टेम्परेचर कम होने की वजह से ट्रांसपायरेशन का अमल नहीं होता। पौधों से अम्ले तबखीर के जरिए बुखारात की सूरत में पानी बाहर खारिज नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस का और उसका पहला सवाल, राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। इंसानी जिस्म में जो पेशाब का निजाम है, सवाल होम्योस्टेसिस से चैप्टर 11 से लिया गया है। पूछा गया है बताइए उसके मेन पार्ट्स कौन से हैं, बुनियादी हिस्से कौन से हैं। सादा सा सवाल है, आपने पॉइंट्स बनाने हैं और आपने पॉइंट्स में मेंशन करना है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हिलस। हिलस किसको कहते हैं। सवाल किडनी की स्ट्रक्चर से लिया गया है। यहां पर इस सवाल को अटेम्प्ट करते हुए, इसका जवाब देते हुए आपने पॉइंट्स बनाने हैं। आपने हिलस की हेडिंग देनी है, आपने रोल की हेडिंग देनी है। हिलस में आप लिखेंगे कनकेव साइड ऑफ किडनी फेसिस वर्टिब्रल कॉलम, देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड हिलस near the center of the concave area of kidney। यहां तक हिलस का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आप रोल में लिख सकते हैं ये किडनी का वो एरिया है, वो हिस्सा है, वो पार्ट है कि जहां से यूरेटर एंटर होता है या यहां से यूरेटर का आगाज होता है। जितना यूरिन है वो किडनी से यूरेटर में आता है। आप लिख सकते हैं दिस इज द एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूरेटर लीव किडनी एंड अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स एंटर एंड लीव किडनी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रीनल कॉर्पसल। सवाल चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस से लिया गया है। हम डिस्कस कर चुके हैं किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है और उसकी स्ट्रक्चर में हम डिस्कस कर चुके नेफ्रॉन के 2 मेजर पोर्शन हैं। एक को रीनल कॉर्पसल कहा जाता है, एक को रीनल ट्यूब्यूल कहा जाता है। रीनल कॉर्पसल क्या है, ये पहला हिस्सा है नेफ्रॉन का, फर्दर 2 पार्ट्स रखता है। एक को ग्लोमेरुलस कहते हैं जो कि ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है और दूसरा उसके गिर्द कप शेप कैप्सूल है जिसको बुमेन कैप्सूल का नाम दिया जाता है। आपने इन दोनों पॉइंट्स को मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। सवाल फंक्शनिंग ऑफ किडनी से लिया गया है। फंक्शनिंग ऑफ किडनी में हमने पढ़ा था कि इसके 3 स्टेप्स हैं
और उसमें सबसे पहला स्टेप प्रेशर फिल्ट्रेशन का है। वहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ ग्लोमेरुलस में आता है तो मुख्तलिफ मटेरियल सेपरेट हो जाते हैं, ब्लड सेपरेट हो जाता है, उसके अंदर जज़ब शुदा मादे अलग हो जाते हैं, वो मेन कैप्सूल में आ जाते हैं। इसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। आप लिख सकते हैं दो हेडिंग्स के साथ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं इसके अंदर पानी शामिल है, नमकियात शामिल हैं, ग्लूकोज शामिल है और यूरिया शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन के बुनियादी अज्जा कौन से हैं? सवाल चैप्टर नंबर 12 से लिया गया है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर का नाम है और बिल्कुल स्टार्ट में टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर के सेकंड पेज पे आपने पढ़ा था कि इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। वो 5 कंपोनेंट्स कौन से हैं? रिसेप्टर, अफेक्टर, कोऑर्डिनेटर, स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। आपने पॉइंट्स की सूरत में इनको मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसरी एंड इंटरन्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन और इंटरन्यूरॉन में क्या फर्क है? सवाल इसी चैप्टर नंबर 12 से है। दो चीजों में फर्क पूछा गया है, आपने टेबल बनाना है, पॉइंट्स की सूरत में फर्क को वाज़ेह करना है। ये न्यूरॉन की 2 किस्में हैं। सेंसरी न्यूरॉन, ये कौन से न्यूरॉन हैं? ये वो न्यूरॉन हैं जो नर्व इंपल्स को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक लेकर के आते हैं। और अगर हम बात करें इंटर न्यूरॉन की तो ये कोऑर्डिनेटर्स बनाते हैं, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। आपने टेबल बनाकर पॉइंट्स लिखने हैं, डेफिनेशन और नंबर ऑफ डेंड्रॉइड एंड एक्सोन, और आपने दोनों में फर्क को वाज़ेह करना है। डेफिनेशन वाले पॉइंट में आपने दोनों की डेफिनेशन लिखनी है और नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट में आपने फर्क वाज़ेह करना है। सेंसरी न्यूरॉन में कितने एक्सोन और डेंड्राइट पाए जाते हैं, मोटर न्यूरॉन में कितने एक्सोन और डेंड्राइट पाए जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर सल्टेटरी इंपल्सेस? सवाल नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 है और इसी चैप्टर 12 से लिया गया है। सल्टेटरी इंपल्स किसको कहते हैं? वो नर्व इंपल्स जो कि जंपिंग होती है, जो एक नोड से दूसरे नोड तक जंप करके मूव करती है, वो सल्टेटरी इंपल्स कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। आपने इसको याद करना है और इसका प्रॉपर आंसर लिखना है कि वो एक्सोन जो माइलिनेटेड एक्सोन होते हैं उनमें नोड्स ऑफ रेनवियर पाए जाते हैं। इन एक्सोन में जब नर्व इंपल्स कंडक्ट होती है वो जंप करती है वन नोड टू एन अदर नोड, इसको हम सल्टेटरी इंपल्स या जंपिंग इंपल्स कहते हैं। इसमें आप 2 पॉइंट्स बना सकते हैं, सल्टेटरी इंपल्स और इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में आप लिख सकते हैं इसकी वजह से नर्व इंपल्स की स्पीड ज्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर मेनिंजेस राइट टू फंक्शंस आल्सो? यहां पर 2 चीजें पूछी गई हैं, मतलूब हैं, सवाल का हिस्सा है। मेनिंजेस किसको कहते हैं, उनके 2 फंक्शंस बताइए। आपने पहला पॉइंट मेनिंजेस का बनाना है, दूसरा पॉइंट फंक्शन का बनाना है। मेनिंजेस में आप लिख सकते हैं ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, ब्रेन टिश्यू को नरिश करती हैं, खुराक मुहैया करती हैं। और फंक्शन में आप लिख सकते हैं नरिशमेंट और प्रोटेक्शन। यहां तक पहुंचकर दूसरा पार्ट खत्म हो जाता है। तीसरा पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का और उसका पहला सवाल देख लेते हैं। डिफाइन एक्रोमेगली। सवाल ग्लैंड्स वाले टॉपिक चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से लिया गया है। एक्रोमेगली क्या है ये हम डिस्कस कर चुके। ग्लैंड्स में पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर उसके एंटीरियर लोब में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको सोमेटोट्रोफिन हार्मोन कहते हैं। ये अगर ज्यादा पैदा हो ग्रोइंग एज में कद बड़ा हो जाता है और अगर ये कम पैदा हो कद छोटा रह जाता है। अगर ग्रोइंग एज के बाद ये केमिकल हार्मोन ज्यादा पैदा हो हाथ और पांव गैर मामूली तौर पे बड़े हो जाते हैं, इसको हम एक्रोमेगली कहते हैं। इस सवाल का जवाब आप लिख सकते हैं और मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। इसमें भी आप 2 पॉइंट्स बना सकते हैं, एक्रोमेगली और इफेक्ट्स। दूसरा सवाल है व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस? सवाल शुगर से मुतल्लिक है जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज की 2 किस्में हैं, एक को डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है, एक को डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। चूंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मिक्स हो जाते हैं, इसलिए आपने इनको अच्छी तरह तैयार करना है। याद रखिएगा वो टर्मिनोलॉजीज जो मिलती जुलती होती हैं, कंफ्यूजिंग होती हैं, उनमें से कोई ना कोई टर्म पूछ ली जाती है आपके इम्तिहान में। वो एक भी पूछी जा सकती है, वो कंफ्यूजिंग दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। यहां पे सवाल में चूंकि एक ही चीज पूछी गई है, डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बताइए, आपने सिर्फ इसके बारे में लिखना है। इस सवाल को आप यूं अटेम्प्ट कर सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटस की हेडिंग देंगे आप और डायबिटीज मेलाइटस में आप लिखेंगे कि अगर एक इंसान का पेंक्रियाज एबनॉर्मल काम करे, इंसुलिन पैदा ना करे, तो उसके नतीजे में जिस्म से यूरिन के जरिए से बहुत ज्यादा ग्लूकोज खारिज होने का इम्कान होता है।
इसको डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। इसके इफेक्ट्स की हेडिंग दे सकते हैं, इसकी सिम्टम्स की हेडिंग आप दे सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं जिस्म का वजन कम हो जाता है और मसल्स कमजोर हो जाते हैं, थकावट का एहसास होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय मूवमेंट? मूवमेंट से क्या मुराद है? ये चैप्टर नंबर 13 है, सपोर्ट एंड मूवमेंट, और बिल्कुल स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में हमने डेफिनेशन पढ़ी, मूवमेंट और लोकोमोशन के कंसेप्ट को डिस्कस किया गया। आपको याद होगा मूवमेंट का मतलब क्या होता है, नकलो हरकत करना, खा वो पूरे जिस्म की हो या जिस्म के किसी एक हिस्से की हो। जबकि लोकोमोशन की बात की जाए, ये खास किस्म की मूवमेंट है जिसमें पूरा जिस्म एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है। तो आप यहाँ पे मूवमेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं, मूवमेंट होती क्या है, टाइप्स में आप लिखेंगे मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स और लोकोमोशन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज फिब्रस कार्टिलेज? सवाल चैप्टर नंबर 13 ही से लिया गया है, जिसका नाम सपोर्ट एंड मूवमेंट है। सवाल पूछा गया है कार्टिलेज की किस्म के बारे में, जिसको फिब्रस कार्टिलेज कहा जाता है। इस सवाल का जवाब आप देंगे फिब्रस कार्टिलेज के बारे में बताकर और इसकी एग्जाम्पल के बारे में बताकर। आप यहां पर दो हेडिंग देंगे, फिब्रस कार्टिलेज की हेडिंग और इसकी एग्जाम्पल की हेडिंग। फिब्रस कार्टिलेज की हेडिंग में आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ये कार्टिलेज की एक किस्म है जो कि हार्ड होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। जबकि एग्जाम्पल में आप लिखेंगे कि इसकी एग्जाम्पल हमारे जिस्म में कहां कहां मौजूद है। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, इट इज लोकेटेड, इट इज फाउंड इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन। दो किस्म की बोन्स होती हैं। चैप्टर नंबर 13 सपोर्ट एंड मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं। एक को कंपैक्ट बोन कहते हैं, एक को स्पॉन्जी बोन कहा जाता है। हड्डी की बाहर वाली सतह हार्ड होती है, कंपैक्ट बोन कहलाती है। अंदर वाली सतह नरम होती है, मसामदार होती है, पोरस होती है, स्पॉन्जी बोन कहलाती है। चूंकि फर्क पूछा गया है, आप टेबल बना सकते हैं, आप पॉइंट्स की सूरत में फर्क को वाज़ेह कर सकते हैं। आप पॉइंट्स बना सकते हैं, डेफिनेशन, ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो। हमें पता है कंपैक्ट बोन में ब्लड वेसल और बोन मैरो नहीं है, जबकि स्पॉन्जी बोन में ब्लड वेसल और बोन मैरो पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ जॉइंट? मुख्तसर और सादा सी डेफिनेशन है, जॉइंट से क्या मुराद है। आपने जॉइंट की डेफिनेशन लिखनी है और आपने उसकी एग्जाम्पल या टाइप्स को साथ मेंशन कर देना है। जॉइंट वो जगह है जहां पर दो हड्डियां आकर के जुड़ती हैं, और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं द नी जॉइंट, द एल्बो जॉइंट। इसी तरह से आप यूं भी लिख सकते हैं टाइप्स के हवाले से, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ अ स्केलेटल मसल। फर्क वाज़ेह कीजिए स्केलेटल मसल के ओरिजिन और इंसर्शन में। चूंकि फर्क है, आपने टेबल बनाना है, टेबल बनाने के बाद आपने पॉइंट्स बनाने हैं और ओरिजिन की डेफिनेशन, इंसर्शन की डेफिनेशन लिखनी है। आप डेफिनेशन के साथ एग्जांपल भी लिख सकते हैं, बाइसेप एंड ट्राइसेप हैव ओरिजिन ऑन पेक्टोरल गर्डल, बाइसेप एंड ट्राइसेप हैव इंसर्शन ऑन फोरआर्म। आप इस तरह से दो पॉइंट्स की सूरत में इनके फर्क को वाज़ेह कर सकते हैं और मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन मुकम्मल हो जाता है, जिसमें आपने 15 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने हर पार्ट के तमाम सवालात को हल करना है, बल्कि आपने हर पार्ट में से कोई से 5 सवालात को हल करना है। और कोशिश कीजिएगा जिस तरतीब के साथ आपके क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने उसी तरतीब के साथ अपनी आंसर शीट पे मेंशन करने हैं, नोट डाउन करने हैं। पॉइंट्स की सूरत में आपने मार्कर से हेडिंग देकर छोटे छोटे पैराग्राफ की सूरत में उनका जवाब देना है। आइए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस का है। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो कि आपके बोर्ड पैटर्न का हिस्सा हैं। इन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के 2-2 पार्ट्स होते हैं और इन 3 में से कोई से 2 सवाल आपने हल करने होते हैं। आइए शुरू करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल और उसका फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। पौधों के अंदर गैसों के तबादले के अमल पर तफसीली नोट तहरीर कीजिए। सवाल चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है। जब यह सवाल आपको लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में पूछा जाएगा, आपने मार्कर का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स देनी है और छोटे छोटे पैराग्राफ्स की सूरत में इसका आंसर लिखना है। आप इसकी हेडिंग यूं दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन, पार्ट्स फॉर गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, gaseous exchange through stomata, situation for gaseous exchange, during daytime, during night time, gaseous exchange through cuticle, gaseous exchange through lenticel, gaseous exchange through general surface of root, or gaseous exchange in aquatic plants.
ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, और अगर इस टॉपिक को आप रिवाइज करना चाहें, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के वेब पोर्टल पर वीडियो लेक्चर इन डिटेल मौजूद हैं, आप वहां से हेल्प भी ले सकते हैं। इस सवाल का दूसरा पार्ट, डिस्क्राइब द ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। सवाल बड़ा मुख्तसर सा है और ये सवाल माय डियर स्टूडेंट्स बोर्ड में भी आ चुका है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है अगेन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसको एज इट इज लिख के आ जाते हैं। आपने छोटा सा पैराग्राफ नहीं बनाना, बल्कि आपने नंबर ऑफ पैराग्राफ्स डेवलप करने हैं, नोट डाउन करने हैं, आपने हेडिंग्स बनानी है। आप यहां पर यूं हेडिंग दे सकते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, इसमें आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मोरेगुलेशन, उसके बाद डाइल्यूट यूरिन की हेडिंग, कंसंट्रेटेड यूरिन की हेडिंग और कंट्रोल। ये हेडिंग्स अगर आप लिखते हैं, इस तरह से सवाल को अटेम्प्ट करते हैं, इंशाल्लाह आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। ये पहला सवाल था लॉन्ग क्वेश्चन का। आइए अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरे सवाल का पहला पार्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की बनावट के बारे में बयान कीजिए। सवाल चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से लिया गया है। चूंकि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से मुतल्लिक है, आपने डिटेल में स्ट्रक्चर को लिख देना है। आपने पॉइंट्स बनाने नहीं बोलना, आपने हेडिंग्स देना नहीं बोलना, आपने छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने हैं और यहां पर आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, लेबल डायग्राम नीट एंड क्लीन करके ड्रॉ करनी है। आप यूं हेडिंग दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन, फंक्शन, स्ट्रक्चर की हेडिंग, उसमें सब हेडिंग आप दे सकते हैं, सेल बॉडी, शवान सेल, माइलन शीथ, नोड ऑफ रेनवियर, इसी तरह से सल्टेटरी इंपल्स, और आप डायग्राम की हेडिंग के साथ डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। आपने लॉन्ग क्वेश्चन में कोशिश करनी है उसके दरमियान में डायग्राम ड्रॉ करें, और आप जो शीट इस्तेमाल कर रहे हैं, डायग्राम उस शीट के मिड में होगी, दिखने में खूबसूरत नजर आएगी और आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर होगी। इसके बाद इस सवाल का दूसरा पार्ट है, डिस्क्राइब द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन। सवाल चैप्टर 11 होम्योस्टेसिस से लिया गया है। पूछा गया है यूरिन के बनने के दौरान कौन से मेजर स्टेप्स हैं, तो आपने यहां भी हेडिंग्स देना नहीं बोलना, आपने मार्कर का इस्तेमाल करना है, आपने स्टेप्स की हेडिंग देनी है, आपने लिखना है प्रेशर फिल्ट्रेशन के बारे में, आपने लिखना है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बारे में, आपने लिखना है ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में, और यहां पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन को, और आप उसका टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप यूं हेडिंग दे सकते हैं, यूरिन फॉर्मेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन, glomerular filtrate, selective reabsorption in proximal convoluted tubule, reabsorption in descending limb of loop of Henle, reabsorption in distal limb of loop of Henle, और tubular secretion और यूरिन। इसके साथ साथ आप कंपोजिशन की हेडिंग के साथ यूरिन की कंपोजिशन भी लिख सकते हैं। यहां तक पहुंचकर दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। तीसरा और आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन, उसका पहला पार्ट आइए देखते हैं। What are joints? Give their types. ज्वाइंट से क्या मुराद है, उनकी इकसाम के बारे में बताइए। सादा सा सवाल चैप्टर नंबर 13 सपोर्ट एंड मूवमेंट से लिया गया है। सबसे पहले आपने ज्वाइंट की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने टाइप्स की हेडिंग देनी है। उसमें आपने लिखना है इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। इन तीनों की हेडिंग्स के साथ फर्दर आपने डेफिनेशंस लिखनी है, इसकी एग्जांपल्स की हेडिंग के साथ एग्जांपल्स देनी है, और फ्रीली मूवेबल में आपने फर्दर टाइप्स की हेडिंग देनी है। उन सब हेडिंग्स के बाद आपने उनको अलग अलग डिस्क्राइब करना है। आपने हिंज जॉइंट को डिस्क्राइब करना है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को डिस्क्राइब करना है, और एग्जांपल की हेडिंग के साथ आपने उनकी मिसालों को भी लिखना है। इस सवाल का दूसरा पार्ट फीडबैक मैकेनिज्म के हवाले से है। चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला चैप्टर है, जहां से ये सवाल लिया गया है। फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे आप, फीडबैक मैकेनिज्म की टाइप्स की हेडिंग देंगे, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। इनके बाद आप सब हेडिंग्स देंगे पॉजिटिव फीडबैक की, उसको एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल की हेडिंग के साथ मिसाल को लिखेंगे, इसी तरह सब हेडिंग देंगे नेगेटिव फीडबैक की, उसको बयान करेंगे, और एग्जाम्पल की हेडिंग के साथ उसको मिसाल से वाज़ेह करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का पेपर, जो कि फर्स्ट हाफ से रेलेवेंट था। फेज 2 के टेस्ट सेशन का ये पहला पेपर था 10th क्लास का। मुझे उम्मीद है इस पेपर के सॉल्यूशन की डिस्कशन के बाद आप लोगों ने अपनी गलतियों की इस्लाह कर ली होगी, अपनी करेक्शंस को इंश्योर कर लीजिए, अपनी गलतियों की इस्लाह कर लीजिए, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील कर लीजिए। स्टूडेंट्स को जो टीचर की देता है,
जो डिस्कशन करता है, मकसद ये होता है कि सवाल को बेहतर से बेहतर अटेम्प्ट किया जा सके। मकसद ये होता है बच्चे की मेहनत का ज़्यादा से ज़्यादा फल हासिल किया जा सके। मकसद ये होता है बच्चे की गलतियों की इस्लाह की जा सके। मुझे उम्मीद है आज की इस डिस्कशन के बाद आपकी जो वीकनेस थी वो स्ट्रेंथ में तब्दील हो चुकी होगी और आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले बोर्ड एग्जाम में कामयाबी हासिल करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और आपको कामयाबियों से नवाजे।